खाना खाकर मैंने अनिल से कहा, यह शहर भी अजीब है, टुकड़ों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो देख लिया, अब दूसरा हिस्सा भी देखना चाहिए। चलो लाल बाग वाला हिस्सा देखें। जंग शुरू करने से पहले मैदान जंग को अच्छी तरह देख लेना ही अक्लमंदी है। अंधी चाल शिकस्त का बाइस बनती है। मैं मैदान कारजार सजाने के लिए ही मुर्शिदाबाद आया हूँ। नवाब सिराजुद्दौला ने इसी सरजमीन से अंग्रेज़ों को ललकारा था और मैं हिंदू बुनियों को ललकारने आया था, जो दिमक बनकर मेरे मुल्क की जड़ें खोखली करने की कोशिश में लगे थे। इस दिन हम दोनों ने 1000 द्वारी यानी 1000 दरवाज़ों वाली इमाम बारगाह, बांका किला यानी टूटा किला, बिखरी गली और रंग महल देखा। मुसलमानों की अजमत का गीत गाने वाले शहर में मुसलमानों की गुर्बत और कसम पुरसी देखी। वापसी के वक़्त कवारी बीबी के मज़ार पर फातिहा पढ़ी, जिसे नवाबैन के दौरे इक़्तिदार में ज़िंदा दफन कर दिया गया था, क्योंकि पूरे ख़ानदान में इसके जोड़ का रिश्ता नहीं था। वहाँ से लौट कर बहरामपुर की सड़कों पर मटर गश्ती करता रहा। शाम ढके तो खाना खाया और चारपाई लेकर बाहर आ गया। अगले दिन अनिल को लेकर हमारा बंगाली के दफ्तर पहुंचा। वहां पहले ही से कई लोग मौजूद थे। इनके साथ हम दोनों भी बैठ गए। कुछ ही देर बाद कमरा भर गया और एक आदमी ने खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी। बंगला में रवानी से बोल लेता था, लेकिन ढाके की बंगला में और हिंदुस्तान की बंगला में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी मैं बड़े ध्यान से सुन और समझ रहा था। वो तकरीर करने के बजाय जहर उगल रहा था। कह रहा था, भाइयों, ये पाकिस्तान अंग्रेज़ों की साजिश का हिस्सा है। इसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने 1905 में रखी थी। हमारी मादरे वतन को 2 हिस्सों में बांटकर मशरक़ी बंगाल के नाम से एक नया सूबा बनाया गया था, जिसकी राजधानी ढाके में बनाई गई, जबकि हमारा दिल कोलकाता में था। हमारे बाजू कलम करके इस सूबे को इसलिए बनाया गया था कि नीच मुसलमानों को कुव्वत मिले। इन मुसलमानों को जो हमारी जूतियाँ उठाया करते थे, जिनकी बहू बेटियों पर हमारा हक था, हमारे हक को गस्ब किया गया है। रही सही कसर कराची के बैरिस्टर ने पूरी कर दी। मिस्टर जना नाम के शख्स ने हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना हक वापस ले लें। आप सब हमारा साथ दें। मैं आप लोगों को मशरक़ी पाकिस्तान के मिशन पर भेजना चाहता हूँ। आप वहाँ मुसलमान बनकर जाएं, मुसलमान बनकर रहें। आपकी मदद के लिए वहाँ पर कारकुन हमारे मौजूद होंगे। वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? सामईन की सफ़ में से आवाज़ आई, आपका बस एक ही काम होगा, नफ़रत के खेत की आपाशी करें, बिहारी बंगाली की लड़ाई करवाएं, शिया सुन्नी के दरमियान नफ़रत फैलाएं, देवबंदी बरेलवी का झगड़ा पैदा करें। और अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गए तो समझ लें कि मैदान जंग हमारे हाथ में होगा। वो मुल्क फ़ौरन टूट जाता है जिसकी अवाम आपस में दस्तों गिरबां हों। हमारी कई तंजीमें काम कर रही हैं, आप इन्हें मदद दें। कामयाबी हमारा मुकद्दर है। कौन कौन सी तंजीम? एक शख्स ने सवाल किया। माफ़ी चाहता हूँ, इनके नाम बता नहीं सकता, मुकर्रर ने जवाब दिया। फिर हम इनकी मदद कैसे करेंगे? इसी शख्स ने कहा, आपको जिस तंजीम की मदद के लिए भेजा जाएगा, इसके नाम तारुफ़ी ख़त दे दिया जाएगा। इसके अलावा हम और कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसी में तंजीम की बका है। ये कहते हुए वो बैठ गया। जलसे के इख्तिताम पर चाय का अहतमाम किया गया था। एक जानिब कुछ लोग बैठे रजिस्टर में इंदराज कर रहे थे। मैं भी इनके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो सब इनका नाम पता लिख रहे थे, जो मशरक़ी पाकिस्तान जाना चाहते थे। जब भीड़ कम हो गई तो मैं भी इनके सामने बैठ गया। मेरे साथ अनिल भी था। तुम भी जाना चाहते हो? इंदराज करने वाले ने पूछा। जी हाँ, अनिल ने कहा। आज से तुम्हारा नाम नूरुल इस्लाम बोया है। तुम्हारी तकर्री ढाके में की जाती है। तुम वहाँ अंजुमन कुरान और सुन्नत के दफ्तर में जाओगे। वो लोग तुम्हें कुछ दिनों तक ट्रेनिंग देंगे और फिर तुम गांव गांव घूम कर मस्जिदों में तकरीर करना। तुम्हारा ख़ास निशाना होंगे बरेलवी और शिया। इन दोनों के ख़िलाफ़ जितना जहर उगलोगे, तुम्हारी कामयाबी इतनी ही नज़दीक आती जाएगी। यानी हम दोनों आमने सामने होंगे। वहीं खड़े कारकुन ने कहा, हाँ, तुम अंजुमन अंदलीब नबी के मेंबर बनोगे और तुम्हारा काम होगा अंजुमन कुरान और सुन्नत पर कीचड़ उछालना। इसके मेंबरान पर कुफर का फतवा लगाओगे। इनके जलसे में तकरीबकारी करोगे ताकि इनके पैरोकार तुम्हारी अंजुमन के दुश्मन बने और कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो सके। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक डर है, मैंने ठीठ बंगाली लहजे में कहा। कैसा डर? इसने पूछा। राजशाही में मेरा दुश्मन है, सिंध से आकर हम पर राज कर रहा है। करता क्या है? इसने पूछा। PWD में क्लर्क है। अपने आप को बहुत बड़ा मुहिब वतन कहता है। कहीं तुम अबड़ू के बारे में तो नहीं कह रहे? हाँ हाँ, वही, मैंने सर हिला दिया। इसने कहका लगाकर कहा, डरो नहीं मेरे दोस्त, वो और इसका एक दोस्त हमारी कैद में है। अच्छा, मैंने ताज्जुब भरे लहजे में कहा। क्या इस हरामी को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, हम अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। वो है कहाँ? मैं इसे जूते मार मार कर अपना हिसाब बेबाक करना चाहता हूँ। हमने सारा हिसाब चुकता करके इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। वो पावर एक्ट के तहत जेल की रोटियाँ
हड्डियाँ तोड़ रहा है। मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, वो किस जेल में है। छोड़ो इस बात को, छोटे छोटे मोहरों पर तवज्जो न दो। वहाँ पहुँच इसके उस्ताद से हिसाब विवाह करो। इसका नाम ज़ैगम आबदी उर्फ खान है। मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैंने घबराहट को सख्ती से दबा दिया और न चाहते हुए भी अपना झूठा नाम विनोद लिख दिया। मेरे ज़िम्मे शियों को भड़काने का काम सौंपा गया। इनकी मजलिसों में शरीक होकर इन्हें दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ उबालना था। मुझे एक चिट देते हुए इसने कहा, इसे लेकर तुम कल आना, तुम्हें स्पेशल क्लास अटेंड करनी है ताकि तकरीर करने का फ़न तुम्हारे अंदर आ जाए। कागज़ का पुर्जा लेकर मैं नौतन पाड़ा की झुग्गी में लौट आया। अब मैं इन दोनों को आज़ाद कराने की राह तलाश करने लगा। जो भी करना था जल्द से जल्द करना था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे ज़बरदस्ती ढाका न भेज दें। काफ़ी देर सोच विचार के बाद मुझे एक नई राह मिल गई। मैं अपने रुपए बतूल के पास रखकर घर से निकल पड़ा। मेरा मंसूबा ख़तरनाक था। ख़तरों से खेले बगैर मंजिल मिलती भी नहीं थी, इसलिए मैंने सर पर कफन बांध लिया था। नौटन पाड़ा से निकलकर बस स्टैंड पर पहुंचा। कोलकाता, सिलीकोट, मालद वगैरह की बसें आ जा रही थी। मुसाफिरों का हुजूम था। दुकानों पर ख़रीदारों की भीड़ थी। मैंने सजी सजाई दुकानों पर एक नज़र डाली और मुसाफिरों की भीड़ में शामिल हो गया और अपने सामने वाले की पॉकेट में हाथ डाल दिया। वो सांप जैसी तेज़ी से पलटा और मेरी कलाई पकड़कर ज़बरदस्त ताबड़तोड़ घुन से बरसाने लगा। इस शोल ने आसपास के लोगों को भी मुतवज्जा कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा फ़ैसला गैर दानिशमंदाना था। अवाम जब बिफरते हैं तो किसी बुरी तरह पेश आते हैं। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब बेभाव की पड़ने लगी। यकीन करें, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो इसका कीमा बन जाता, लेकिन मेरे जिस्म को जंगली हकीम की दवा सोमरस ने फौलाद बना दिया था। इसी वजह से मुझे एहसास तक नहीं हो रहा था कि मुझ पर घोंसे बरस पड़े हैं। जब इनका दिल भर गया तो मुझे थाने पहुंचा दिया गया। थाने में भी जमकर पिटाई हुई और फिर जेल खाना भेज दिया गया। मैं भी यही चाहता था। लाल चार दीवारी तक पहुंचने के लिए ही तो मैंने इतने लाद घुन से खाए थे। जेल में पहुंचते ही मुझे डॉक्टर के सामने पेश किया गया। इसने कपड़े उतरवा कर मेरे जिस्म का मुआयना किया और फिर इसने रिपोर्ट बनाकर मुझे थमा दी। रिपोर्ट में इसने लिखा था कि किसी किस्म की चोट का निशान नहीं है। जेलर ने रिपोर्ट देखी और फिर मेरे दोनों हाथों की छाप लेकर मुझे वार्डन को सौंप दिया। वो मुझे लेकर अंदरूनी दरवाजे की जानिब चल पड़ा। एक के बाद एक 3 दरवाजे पार करके हम 5 नंबर बैरक में पहुँचे। बैरक बिल्कुल खाली थी। क्या मुझे कैद तन्हाई की सज़ा दी गई है? मैंने पूछा। नहीं, वार्डन ने जवाब दिया, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, सब मजदूरी करने गए हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है, कल से तुम बीन के साथ जाओगे, कहकर वो लौट गया। मैं सीमट से बने पुश्ते पर बिछे कंबल पर लेट गया, लेकिन जिस्म में खारिश होते ही मैं उठ बैठा। अब जो गौर से देखा तो कराहियत से उछल कर दूर जा गिरा। कंबल पर पिस्सुओं का बाजार सजा था। इधर से उधर दौड़ते भागते पिस्सू देखकर ही मेरी रगों में खून जमने लगा। बैरक का दरवाज़ा बाहर से बंद था, वरना मैं बाहर निकल कर जान छुड़ा लेता। कोई चारा न था। मैंने दरवाजे से टेक लगाई और आइंदा का लाया अमल तैयार करने लगा। छुरी के नीचे गर्दन डाल तो दी थी, लेकिन अब छुरी हटे कैसे? यही सोच रहा था कि इन दोनों को कैसे फरार कराया जाए। इसी पर गौर कर रहा था कि मुझ पर गनूदगी से आने लगी। आपने देखा होगा कि महफिल रक्सो मौसीकी में लोग सारी रात बैठकर गुजार देते हैं, घड़ी भर के लिए झपकी भी नहीं लेते, लेकिन महफिल वाज में लोग खराटे लेने लगते हैं। मौलाना वाज फरमा रहे हैं, लोगों ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ का फ़ना हो जाना है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सामईन में से कई के नाक जवाब दे जाते हैं, खरर खरर, यानी अपने आप को खुद साबित कर रहे होते हैं। इनका जिस्म तो वहीं होता है, लेकिन दिलो दिमाग कहीं और। इसी रस्साकशी में नींद गलबा पा लेती है। मेरा जिस्म भी वहाँ था, लेकिन दिमाग कहीं और था। नतीजा गनूदगी ने हमला कर दिया और मेरी तमाम हिस्सें जिस्म की थकावट के बायस आहिस्ता आहिस्ता सोती चली गई। मुझे पता नहीं कितनी देर तक सोता रहा था। मेरी आँख खुली, किसी की लात खाने पर मैं हड़बड़ा कर आंखें मलता हुआ उठ बैठा। मेरे सामने एक शख्स सीना ताने खड़ा था, जिसने कहा, ओए तू कौन है? तुझे पता नहीं कि जीमन लाल इसी बैरक में रहता है? तूने रास्ते में बैठने की जसारत कैसे की? मैंने जवाब न दिया, बस खामोश निगाहों से इसे देखता रहा। ओए तूने सुना नहीं? बता तेरा नाम क्या है और अपने जुर्म की तफसील भी बता। इसने मेरी ठोड़ी को 2 उंगलियों से उठाते हुए कहा, मेरा नाम विनोद है। मैंने जवाब दिया। और जुर्म? जेब तराशी। बैरक वालों, इससे मिलो, ये जेबों में घुसने वाला चूहा है। पता नहीं जेलर को क्या हो गया है कि इसने शेरों के पिंजरे में चूहा भेज दिया है। सारे कैदी हंसने लगे। चल मेरे पैर दबा। इसने मेरे कॉलर को पीछे से पकड़कर घसीटा। मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, लेकिन ज़बत की भी एक हद होती है। वो मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाए जा रहा था। इसने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। इस जुल्म नारवा पर मेरा दिल चीख उठा और मैंने अपने पैर मजबूती से जमा लिए। मुझे चट्टान की तरह एक जगह जमात देखकर वो बुरी तरह बौखला गया और पूरी कुव्वत से मुझे घसीटने की कोशिश करने लगा। लेकिन पहाड़ भी कभी अपनी जगह छोड़ते हैं। गुस्से में इसने ज़ोरदार झटका मारा। मेरी शर्ट का कॉलर फटकर इसके हाथ में आ गया।
और अपने ही जोर में वो दूर तक लड़खड़ाता चला गया और मेरे होंठों पर हंसी की लकीर खिंच गई। मुस्कुराहट ने आग पर घी डाल दिया। वो बारूद की तरह जल उठा था। इसने अपनी जगह से उछलकर मेरे सीने पर टक्कर मारनी चाहिए। मैं पहले ही तैयार था। फ़ौरन बाएं जानिब सिरक गया और वो लड़खड़ाता हुआ जाकर दीवार से टकरा गया। इस टक्कर ने इसके गुस्से को मज़ीद हवा दी और वो उड़ना भैंसे की तरह टकराता हुआ पलटा। इसने मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। मैंने दाएं जानिब सिरक कर अपना पैर सीधा कर दिया। वो मेरी टांग से उलझ कर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। इस बेइज्जती ने इसके तन बदन में आग लगा दी, क्योंकि हम दोनों के गिर्द घेरा बनाए कैदियों ने कहका लगाने शुरू कर दिए। अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इसने उछल कर लात मारी। मैंने भी जवाब में लात मार दी। दोनों के पैर टकराए और वो पैर पकड़ कर बैठ गया। मैं अगर चाहता तो इसे 2 घूंट से झड़ सकता था, लेकिन मैंने हाथ न उठाया। मैं जानता था अगर मेरा एक भी करारा हाथ पड़ गया तो उठकर पानी नहीं पी सकेगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर इसके होंठों पर करब अंगेज़ मुस्कुराहट दौड़ गई। वो दर्द की ठेस को सहने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, तू बहादुरों का बहादुर है। ऐसा फौलादी जिस्म मैंने आज तक नहीं देखा। मुझसे दोस्ती करेगा? मैंने जवाब दिया, दुश्मनी कब है? तो हाथ मिला। इसने हाथ बढ़ा दिया। इसके हाथ को मैंने अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तो मुसलमान है? इसने हैरत से कहा। मेरा नाम विनोद है, मैंने जवाब दिया। फिर मुसलमानों की तरह हाथ क्यों मिला रहा है? मेरी आदत है। इस आदत को छोड़ दे, वरना किसी दिन बलवे में मारा जाएगा। आ रोटी खा ले, आज तेरा पहला दिन है, जेल में खाना नहीं मिलेगा। वो लंगड़ाते हुए एक पुश्ते की जानिब बढ़ा। इसके पीछे पीछे मैं चल पड़ा। चबूतरे पर बैठकर इसने आवाज़ लगाई, संतू चल खाना लगा। एक मुखनी से लड़के ने एलुमिनियम की प्लेट में रखकर 5-6 रोटियां और एलुमिनियम ही के कटोरे में पानी रखकर दाल लाकर सामने रख दी। ले मेरी जानिब से आज तेरी दावत। खाना खाकर इसने अपने बराबर वाले चबूतरे में लेटे कैदी से कहा, ओ सुखा तू इधर जाकर सो, यहाँ मेरा यार सोएगा। वो खामोशी से उठकर चला गया। इसकी जगह मैंने हथिया ली। उस्ताद तेरा दाव बता रहा है कि तू मार कुटाई में महारत रखता है। पॉकेट मार कभी इतना फुर्तीला नहीं होता। जीवन लाल ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा सही है। मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊँगा। मुझ पर भरोसा नहीं किया। भरोसा क्यों नहीं है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। वैसे बता दूँ, जीवन लाल दोस्त के लिए जीवन दे सकता है और मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। मैंने तुमसे डर कर दोस्त नहीं कहा, बल्कि तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी ने मुझे तुम्हारा गर्विदा कर लिया है। मैं खुद भी बहादुर हूँ और बहादुरों की कदर करता हूँ। एक बात तो बताओ, मैंने बातों का रुख बदला। क्या तुमने किसी ऐसे कैदी को देखा है जो पंजाबी लहजे में बात करता हो? हाँ, 2 पाकिस्तानी हैं, दोनों इसी बैरक में रहते हैं, लेकिन अब तक दिखाई नहीं दिए। वो दोनों भी शेरों के शेर हैं। अब तक 2 बार वार्डन की पिटाई कर चुके हैं। इन्हें डंडा बेड़ी पहनाकर सेल में रखा गया है। कल इनकी कैद तन्हाई की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, लेकिन तुम इन्हें क्यों तलाश कर रहे हो? मैं जिस गैंग के लिए काम करता हूँ वो सामान के साथ आदमियों की स्मगलिंग भी करता है। इन दोनों को हमने ही बॉर्डर क्रॉस कराया था। इनके पास 100 तोले सोना है, इसी के बारे में पूछना है। 100 तोले? इसने हैरत से कहा। स्मगलिंग में तो ये मामूली वज़न है। तुम कैसे गैंगस्टर हो जो इतने से सोने पर हैरान हो गए? यकीन करोगे दोस्त, जेल पहुंचने से पहले मैं एक सीधा साधा आदमी था, इसलिए कुछ भी नहीं जानता। इसने दीवार की तरफ देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा। फिर जेल कैसे पहुंच गए? गुस्से की आग ने अकल को जला दिया। ओ, मारपीट करके आए हो? मारपीट नहीं, कत्ल करके। मैं दर्जी हूँ, बैल तला में मेरी दुकान है। जेल आने से 3 माह पहले शादी की। नई नई दुल्हन के नखरे उठाने में कितना लुत्फ़ आता है, ये तुम भी जानते हो। वो दिन तो मुरादों के होते हैं। हर रात दिवाली जैसी सुंदर होती है। मेरी बीवी कंक तला भी फूलों जैसी सुंदर थी। इतनी सुंदर दुल्हन की फरमाइश मैं टाल भी नहीं सकता था। एक दिन इसने छोटी सी फरमाइश की, वो फिल्म देखना चाहती थी। मैंने दुकान बंद की और इसे लेकर सिनेमा हॉल पहुंच गया। एक तो 16 बरस, इस पर 16 सिंगार। शादी के फ़ौरन बाद यूं भी व्रत का रूप कुछ ज़्यादा ही निखर जाता है। वो भी क़यामत बन गई थी। जब हम पहुँचे, फिल्म शुरू हुई थी। हम दोनों बाहर खड़े थे। मैंने देखा कि हमारे आसपास मनचले नौजवान चकर आ रहे हैं। मैं गुस्से से खोल उठा, लेकिन कोई वबाल मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए खून के घूंट पीते हुए खामोश हो गया। ये कहते कहते वो रुक गया। इसकी निगाहें दीवार पर मरकूज़ थीं, जैसे इस पर माजी के मंजर उबर रहे हों। इसे खामोश पाकर मैंने टोका, फिर क्या हुआ? वो चौंक गया। इसने सर घुमाकर मेरी जानिब देखा, फिर बोला। घंटी बजने के बाद हम दोनों हॉल में दाखिल हुए। नशिस्त बताने वाले ने हमारी सीटों की जानिब इशारा किया। हम दोनों जाकर बैठ गए। तुमने देखा होगा, सिनेमा हॉल में बैठने वाले अक्सर सामने वाली सीट पर पैर टिका देते हैं।
कंकलता के पीछे जो नौजवान बैठा, इसने पैर बढ़ाकर इसकी सीट से टिका दिए। कंकलता ने मुझसे कहा, मैंने मुड़कर इसके पैर हटा दिए। कुछ देर बाद फिर इसने वही हरकत की तो मैंने इसे डांटा। तीसरी बार जब इसने पैर रखा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने पलट कर एक हाथ जड़ दिया। इसने जवाब में गाली दी। गाली सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने सीट फलांग कर इसकी गर्दन पकड़ ली। मैं गुस्से से पागल हो गया था। मुझे खुद अपना होश नहीं था। इसकी गर्दन पर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया था कि इसकी गर्दन ढलक गई। हाल में लोग भरे हुए थे। इनकी चीखों पुकार से फिल्म बंद हो गई। लोगों ही ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूँ मुझे सज़ा हो गई। घर में और कौन कौन है, मैंने पूछा। सिर्फ माँ। मिलने तो आती होगी? हाँ, कभी कभी। और बीवी? एक बार आई थी लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। वो अपने मैके चली गई है या तुम्हारे घर पर है? इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसे मामू ने पाला है। वो तो पहले ही इनके सर पर भार थी। अब तो इसे घर में घुसने ही नहीं देंगी। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। कितने साल की सज़ा हुई है? 14 साल की। अगर मुझे वो दोनों मिल गए तो मैं तुम्हें भी जेल से निकाल लूँगा। मैंने वादा कर लिया। बात की बात बाद में देखी जाएगी। इसने करवट बदल कर कहा। इसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं समझ गया कि वो रो रहा है। मैंने दखल देने की ज़रूरत न समझी। हर गम का इलाज आंसू होते हैं। मैंने इसे आंसू बहाने से न रोका ताकि इसका दिमाग पुरसुकून हो जाए। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद नींद ने मेरी आंखों में डेरा जमा लिया। अगली सुबह मुझे दूसरे कैदियों के साथ मजदूरी के लिए भेज दिया गया। कुछ कैदी फर्नीचर बनाने के कारखाने में चले गए। कुछ दरी और कंबल बुनने के कारखाने में। मेरी ड्यूटी जीवन के कहने पर बाग में लगा दी गई। वहाँ काम कुछ भी न था, सिर्फ पत्ते चुनने थे और शाम को लौटते वक्त दरख्तों को पानी देना था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ बैठे बातें कर ही रहे थे कि बेड़ी डंडे की झंकार सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा तो मेरे ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। वो तुराब फारूक था, मेरी खातिर आग की नदी में छलांग लगाने वाला, ढाका से राजशाही आकर तूफान से टकराने वाला, जिसके दिल में हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी थी, लाखों की जायदाद का मालिक, नौकरों पर हुक्म चलाने वाला, आज इस तरह बेकसो लाचार। पाँव में बेड़ियाँ थीं जिन्हें रान की बेड़ियों से मुंसलिक कर दिया गया था। वैसा ही मंजर था कि जज्बात पर काबू रखना दुश्वार हो गया था। फिर ये डर भी था कि कहीं वो ज़ैगम कहकर न पुकार ले। अगर इसकी ज़ुबान से एक भी लफ्ज़ निकलता तो मेरी किस्मत फूट जाती, बना बनाया खेल बिगड़ जाता, सारे मंसूबे धरे रह जाते। जीवन लाल की बातों से अंदाज़ा हो चुका था कि वो मुसलमानों से नफरत करता है। मेरा नाम मेरे चेहरे से नकाब नोच सकता था, इसलिए मैं खुद इसकी जानिब दौड़ा और बोला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे पहचानो, मैं विनोद हूँ। विनोद, तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराने वाला। वो समझने और ना समझने की हालत में खड़ा मुझे एक टिक देखता रह गया। मैंने इसे सीने से लिपटा लिया और इसे भींचते हुए सरगोशी में बोला, मैं हिंदू बना हुआ हूँ। फिर कदरे बुलंद आवाज़ में पूछा, वो तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? वो भी कैदे तन्हाई में था, इसे भी लाया जा रहा होगा। फारूक ने जवाब दिया। मैंने फिर सरगोशी में जवाब दिया, इसे भी समझा देना। इसने भी सरगोशी में जवाब दिया, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। मैंने अलग होते हुए कहा, मेरे दोस्त बॉस ने हुक्म दिया है कि तुम्हें आज़ाद करा दिया जाए। जीवन लाल ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन दोस्त, ये पाकिस्तानी एजेंट है, इसे इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलेगी। 2 साल का अरसा यहाँ गुजारना इसका मुकद्दर बन चुका है। मैंने जवाब दिया, जीवन लाल बुज़दिल अपने मुकद्दर पर भरोसा करते हैं। हम तो क़ुव्वत बाजू से जीवन संवारना और मुकद्दर बदलना जानते हैं। ताकत तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुमने इसे इस्तेमाल नहीं किया और किस्मत पर भरोसा करके बैठ गए। ज़रा ये तो सोचा, तुम्हारे बग़ैर तुम्हारे घर की हालत क्या होगी? कौन तुम्हारी ज़ईफ़ माँ और बेसहारा बीवी की खबरगिरी कर रहा होगा? बात सच्ची हो तो कड़वी लगती है, जिसे लोग थूक देते हैं। भूल जाते हैं कि कड़वी दवा ज़िंदगी बचाने की ज़ामिन होती है। वो भी इंसान था, इसने बुरा समूह बना लिया। ये मगरबी बंगाल है, यहाँ औरतों को मुकम्मल आज़ादी है। हर कारखाने में, ऑफिस में औरतें नौकरी करती हैं। फुटपाथ पर दुकानें भी लगाने में आर नहीं समझती। शायद तुमने देखा नहीं कि मुख्तलिफ सूबों की लॉटरी टिकट फ़रोख्त करने में औरतें आगे हैं। मैंने जवाब दिया, मेरे भाई, लॉटरी सरकारी जुआ है और जुआ खेलने वाले कुमाश के होते हैं, ये तुम भी जानते हो। वो बतौर इमदाद लॉटरी नहीं ख़रीदते, लॉटरी इसलिए ख़रीदते हैं कि इन्हें कुछ मिल जाए, सब न सही मुस्कुराहट सही। वो बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम संकीरन मस्तिष्क के हो। मैंने कहा, हाँ, मैं छोटे ज़हन का हूँ। मेरे नज़दीक औरत 4 दीवारी के हिसार में महफूज होती है। क्या तुमने रामायण नहीं पढ़ी? राम की बीवी सीता को इसके लक्ष्मण ने घर के दरवाजे पर लकीर खींच कर तंबीह नहीं की थी कि इस लकीर से बाहर मत निकलना। इस लक्ष्मण की लकीर को पार किया और रावण के चंगल में फंस गई। इसने कहा, वो सदजग की बात है, ये कुल जग है। आज घर से बाहर औरत की ज़रूरत बन चुका है। मैंने जवाब दिया, ज़रूरत नहीं, बेगैरती है, और यही वजह है कि सनफ़ मुखालिफ की कशिश ख़त्म हो चुकी है। भगवान रंजनेश ने अपनी किताब समझोक में समाधि तक लिखा है, औरत तब तक औरत है जब तक राज है। राज अया होते ही कशिश खो देती है।
यूं भी बंद मुट्ठी तजस्सुस को जन्म देती है, खुला हाथ मुंह फेर लेने पर मजबूर कर देता है। इसने उकताकर कहा, छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ये बताओ इसे आज़ाद कैसे कराओगे? मैंने जवाब में कहा, आज प्लान बनाऊंगा। इसने दूर से आते हुए वार्डन को देखा और घबराए हुए लहजे में बोला, पानी की बाल्टी उठाकर पौधों में छिड़को जला रहा है। मैंने फ़ौरन बाल्टी उठाई और पौधों पर पानी छिड़कते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही मैं ठटक गया। कटी हुई सूखी झाड़ियों को देखकर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल उभरा। ये छोटी छोटी झाड़ियाँ आज़ादी दिलाने में मददगार साबित हो सकती हैं। मैंने इन झाड़ियों को एक जगह जमा किया। जीवन लाल को आवाज़ दी। क्या है? इसने नज़दीक आकर पूछा। माचिस है। क्या करोगे? इन झाड़ियों में आग लगाऊंगा। जेल में माचिस लाना जुर्म है। हम बारी रिश्वत देकर सिगरेट पीने के लिए माचिस लाते हैं। आग देखकर जेलर आग बगोला हो जाएगा। धुआं नहीं उठने दूंगा या फिर आग लगाकर हम खिसक लेंगे। ड्यूटी बुक में लिखा होगा कि बाग में आज किसकी ड्यूटी है। याद रखो जीवन, बग़ैर ख़तरा मोल लिए कामयाबी नहीं मिलती। मुझे इन झाड़ियों का कोयला चाहिए। कोयला चाहिए? मैं बावर्ची खाने से कोयला ला देता हूँ। अगर पत्थर की कोयले की ज़रूरत होती तो मैं खुद कहता। ये रोसे की झाड़ियाँ हैं, इनका कोयला सबसे हल्का होता है। बारूद में इसी कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या तुम बम बनाओगे? सोरा, गंधक और गन पाउडर कहाँ से लाओगे? बस देखते रहो, मैं आज रात ही तुम्हें आज़ाद करा लूँगा। इसने माचिस निकाल कर दे दी। मैंने छोटा सा गड्ढा खोदा और इसमें झाड़ियाँ रखकर आग लगा दी। खुश्क झाड़ियाँ सुलग रही थीं। मैंने कुछ देर तवक्कुफ़ किया, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी ताकि धुआं कोयले में सिरायत कर जाए और कोयला हल्का हो जाए। इस काम से निमट कर जीवन के साथ वापस चल पड़ा। फारूक वहीं पर बैठा था जहाँ इसे छोड़कर गया था। अबड़ू अब तक नहीं आया था। मैंने फारूक से पूछा, हो सकता है इसकी ड्यूटी किसी दूसरी जगह लगा दी गई हो। इतने में फिर झंकार की आवाज़ सुनाई दी। अबड़ू की बेड़ियाँ झंकार पैदा कर रही थीं। वो झूमता झामता चला रहा था। वाह मेरे शेर, वाकई तो सिंध का शेर है। तुझ पर लाल शहबाज कलंदर की दुआएं, साया फिगर नहीं। मैंने दिल ही दिल में कहा। इसकी निगाह मुझ पर पड़ी। इसने ज़ोरदार नारा लगाया, दम अली या अली। मैंने घबरा कर फारूक को इशारा किया तो वो उठकर इसके जानिब दौड़ा, कहीं वो मेरा नाम न ले ले। यही डर था, लेकिन बाबुल इस्लाम का फर्जंद था। बहादुरी के साथ अकल भी रखता था। फारूक की बात सुनते ही इसने सर हिलाया और फिर दोनों हाथ फैलाकर मेरी जानिब बढ़ा। विनोद, तुम कैसे आ गए? तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। मैंने जवाब दिया। मेरा खून ढेरों बढ़ गया। देखना सही, इन काफिरों को छठी का दूध याद दिला दूंगा। मैंने घबरा कर इसका हाथ दबाया, लेकिन कमान से तीर निकल चुका था और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। जीवन दास ने ताड़ लिया कि मैंने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा है। इसने कहा, अच्छा तो तुम भी पाकिस्तानी हो? जब भी इतनी बहादुरी से शेर की कछार में घुस आए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।